हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं गगन कपूर आप सभी का वेलकम करता हूं और हम पढ़ रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग। लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ी थी, डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हैं। एक स्टूडेंट की ये टेंडेंसी रहती है कि वो ये चाहता है कि सर काम ना प्रैक्टिकल से जितनी जल्दी प्रैक्टिकल किया जाए वो इन्वॉल्व हो जाता है। हम प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में थ्योरी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो आपको थोड़ा सा थ्योरी के अंदर इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। थोड़ा सा थ्योरी को समझाता हूं और फिर हम लोग प्रैक्टिकल जो है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज हम थ्योरेटिकल बातें करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, जब भी आपने कोई सर्विस दी, उसमें जो रिसोर्स आपने लगाए उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी वो एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं कि कॉस्ट होती क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको बताई थी। अब हमारे कॉस्ट जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमारी इस कॉस्टिंग का उद्देश्य क्या है पढ़ने का, हम आपको क्या सिखा रहे हैं? हम आपको वो टेक्निक सिखा रहे हैं जिसकी मदद से हम प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉस्ट को फाइंड करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट बात मेरे सामने आती है कि सर आखिरकार कॉस्टिंग होती क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्टिंग वो प्रोसेस है, वो टेक्निक है जिसकी मदद से हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अब कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉस्ट का डेटा चाहिए। जिस डेटा के बेस पर आप अपनी कॉस्ट को निकालेंगे, तो उस डेटा को रिकॉर्ड करने का काम, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग करती है। और ये सारे कंसेप्ट आपको कौन सिखाता है? तो ये सारे कंसेप्ट आपको कॉस्ट अकाउंटेंसी सिखाती है। ओके। अब मैनेजमेंट का काम होता है बिजनेस को बढ़ाना, बिजनेस के लिए डिसीजन लेना। तो उनको मैनेजमेंट को जो डिसीजन चाहिए, उनके डिसीजन की पूर्ति के लिए जो अकाउंटिंग बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो मैनेजमेंट के डिसीजंस के ऊपर फोकस्ड होती है। कॉस्ट पढ़ाते पढ़ाते मैं बीच में मैनेजमेंट की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैनेजमेंट को अक्सर डिसीजन लेने के लिए कॉस्ट की बहुत सारी जानकारी चाहिए होती है। आप याद करो, अगर आप मैनेजर बन जाओ, आप इमेजिन करो आप मैनेजर बन जाओ, भूल जाओ लास्ट क्लास में मैंने क्या कहा था। आप मैनेजर बन जाओ तो आपको कोई डिसीजन लेना होगा, तो कभी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले को बुलाएंगे, अरे भैया मुझे कुछ कमिटमेंट करनी है, जरा कैश फ्लो ला के दिखाओ। अच्छा मेरे को एक काम करो, अपना ट्रेडिंग पीएनएल दिखाओ, फाइनल अकाउंट दिखाओ। तो मैनेजर को तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी चीजें चाहिए और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से भी चीजें चाहिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा पार्ट है जो मैनेजर्स को हेल्प करता है। उसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग भी आती है, कॉस्ट अकाउंटिंग की भी रिपोर्टिंग आती है। तो ज्यादातर सब्जेक्ट का नाम होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसलिए बीच में थोड़ी सी मैनेजमेंट की बात यहां पर आ जाती है। नाउ मैंने कहा था थ्योरी आपसे पूछी जाएगी, तो थ्योरी में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आखिरकार उद्देश्य क्या है, आप कॉस्ट अकाउंटिंग पर क्यों दिमाग लड़ाना चाहते हो? तो आपके 5 उद्देश्य हैं, बहुत सिंपल। सबसे पहला है, हम यहां पर कॉस्ट को पता लगाना चाहते हैं। वो बोले क्यों? क्योंकि बोले फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने हमें कॉस्ट निकालना नहीं सिखाया था, उन्होंने तो हमें प्रॉफिट निकालना सिखाया था। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई खास बात नहीं है, तो आप कहोगे भैया मार्केट में प्रोडक्ट इतने का बिकता है तो मुझे भी इतने का ही बेचना है और मेरी कॉस्ट इससे कम रहनी चाहिए, बचा हुआ मेरा प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप अच्छा व्यापार करते हैं, अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आप अपनी कॉस्ट निकालते हैं, अपना प्रॉफिट डिसाइड करते हैं और अपना सेलिंग प्राइस बनाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है आप कहाँ पर हैं। बड़ी कंपनी अपना कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट लगा के अपनी एक्चुअल कॉस्ट को निकाल के प्राइस डिटरमिन करती हैं। फिर हमने बताया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चल पाती, वो है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। इसके बारे में एग्जामिनर कई बार पूछता है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चों को कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के बारे में नहीं पता। आप कहोगे कि सर मैं नाम से बता सकता हूं, कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है कॉस्ट को रिड्यूस करना और कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कॉस्ट को कंट्रोल करना।
तो अगर आप ये लिख के आएंगे तो वो कहेंगे यार ये तो लेमैन लैंग्वेज है, इसने लिख दिया, इसको मार्क्स नहीं दूंगा। अगर आप टेक्निकल शब्दों में लिखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट कंट्रोल, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट रिडक्शन, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, और कई बार क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो लास्ट क्लास में बताया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जो हम टर्म की बात करते हैं कॉस्ट को कंट्रोल करना, तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए पहले हमें बनाने पड़ते हैं स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड के साथ ही कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि हमने कॉस्ट को कम खर्च किया, ज्यादा खर्च किया, क्या किया। तो यहां पर लिखा हुआ है कि कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हो तो पहले आपको प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड बनाने होंगे। इसके लिए एक चैप्टर होता है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट बनता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बताती है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऐसे निकलेगी। फिर आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक टेक्निक आती है जहां पर हम अपने स्टैंडर्ड को अपने एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन किया जाता है। और फिर उसके बाद में उसके वेरिएंस, जो डिफरेंसेस होते हैं, उनको हम एनालाइज करते हैं और उनके ऊपर हम एक्शन लेते हैं। यदि आपको जब भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ने का मौका मिलेगा तो आपको याद आएगा कि सर ने कहा था ये वेरिएंस मेरे लिए प्लस में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, उसे हम बोलते हैं फेवरेबल। ये मेरे अगेंस्ट हो सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्स। यानी कि मेरी जो लागत मैंने लगाई, एक्चुअल खर्च की, अगर वो स्टैंडर्ड से कम खर्च हुई तो ये फेवरेबल पोजीशन है, और अगर मेरी एक्चुअल कॉस्ट मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा आई तो ये मेरे लिए एडवर्स सिचुएशन है। हम उसके रीजन ढूंढेंगे। तो अगर आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हो तो कॉस्ट को कंट्रोल आपको जो है ना लगाने के लिए ये 3-4 स्टेप्स लगातार लगाने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड सेट करो, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो, उसको कंपेयर करो, और उनके वेरिएंस को स्टडी करके उसका जो भी निदान है वो करो। अगर आपसे वो पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट कंट्रोल, तो ये 4 पॉइंट लिखना, एग्जामिनर मार्क्स देगा। अगर ये 4 पॉइंट नहीं लिखोगे तो फिर वो मार्क्स नहीं देगा। फिर आता है सर कॉस्ट की रिडक्शन। अब आपने एक स्टैंडर्ड बनाया था, उस स्टैंडर्ड के साथ आप मेजर कर रहे हो, तो कॉस्ट रिडक्शन एक बहुत बड़ी चीज है कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था उस स्टैंडर्ड को आप कह रहे हो कि नहीं, उससे ज्यादा बेहतर मैं अचीव करना चाहता हूं। तो भाई स्टैंडर्ड बना था, उससे बेहतर कैसे अचीव हो सकता है, तो वो इनोवेशन से होता है, रिसर्च से होता है, टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है। तो कई लोग कहते हैं कि यार कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन बड़ी अजीब बातें, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें। मैंने कॉस्ट कंट्रोल कर ली, जब कॉस्ट कंट्रोल कर ली तो रिड्यूस कैसे कर दूंगा। तो रिडक्शन कहती है कि पहले अपने मन में ये डालो कि जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया उससे बेहतर ढूंढना है, तभी आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी। हमारे सर कई बार ना एग्जाम्पल दिया करते थे, कहते गगन देखो सरल एग्जाम्पल दिया करो। जब हम सीए पढ़ने जाते थे तो सीए में एक एक घंटा एक एक लेक्चर 4-4 घंटे का होता था, तो टीचर बहुत लंबे में अपनी बात बताते थे। आजकल उतनी पेशेंस नहीं रही। तो हमारे सर बताते थे गगन देखो, एक होता है वेट को कंट्रोल करके रखना, आप अपना खान पान हिसाब से रखो तो वेट कंट्रोल रहेगा। एक होता है वेट को रिड्यूस करना। कई बार हमें लगता है यार तेरा वेट तो बहुत सही है, वो लड़का या लड़की कहेगी नहीं मेरे को तो और कम करना है, तो हम कहेंगे भाई तुम पहले ही नपा तुला खाते हो, कह रहे हाँ मुझे इससे भी कम करना है। तो रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करना है, सेहत की कॉस्ट पे नहीं करना है। आजकल सेहत की कॉस्ट पे कर जाते हैं। तो कॉस्ट रिडक्शन के बारे में कहा है कि आपने एक टारगेट अचीव करना है जो रियल हो, जो परमानेंट रिडक्शन ले आए आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट में, विदाउट डिक्रीजिंग इट्स क्वालिटी, विदाउट डिक्रीजिंग इट्स यूटिलिटी। तो आपको अपनी यूनिट कॉस्ट को कम करना है, और ऐसा तरीका ढूंढना है कि ये सेविंग आपकी परमानेंट नेचर की हो, हर बार मिलनी चाहिए, और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी या यूटिलिटी में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। ये सब स्क्रीन के ऊपर आपके पास है और आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
मैं मटेरियल लोड कर दूंगा और वहां से फिर आप उसको याद कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर मत कहना सर आपने बताया नहीं था। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है कि कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में अंतर बताओ, क्योंकि टेक्निकल है इसलिए समझ लीजिए। तो कॉस्ट कंट्रोल क्या कहता है कि आपने अपने एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको मेंटेन करना है, तभी आपकी कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन कहता है कि आपने अपने स्टैंडर्ड को चैलेंज करना है कि तेरे से बेहतर मैं करूंगा। तो दोनों में अंतर हो गया। कॉस्ट कंट्रोल कहता है कि मैं लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट को अचीव करने की कोशिश करूंगा, और जबकि कॉस्ट कंट्रोल कहता है कि भाई साहब लोएस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, तो हमें और भी लोअर को ढूंढना है। ओ, कॉस्ट कंट्रोल ये कहती है कि भैया मैंने पास्ट में देखा कैसे होता है और उस पास्ट के बेसिस पर मैं अपने प्रेजेंट को तय कर रहा हूं। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन कहता है कि भाई साहब जो पास्ट में हो गया उसको भूल जाओ, अब प्रेजेंट पर और भविष्य में इससे भी बेहतर करने की सोचो। कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव फंक्शन होता है, आपने वजन को नहीं बढ़ने देना, प्रिवेंटिव, आप वजन को बढ़ने से रोक रहे हो। जबकि ये करेक्टिव फंक्शन है, जैसे ही आपका टारगेट आया कॉस्ट कंट्रोल हो गई, आप शांत बैठ जाओगे। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन हमेशा ढूंढता रहेगा कि नहीं भाई, इस धरती पे कोई परमानेंट रूल नहीं है, इससे भी सस्ता, इससे भी हल्के में काम हो सकता है, कॉस्ट को बचाया जा सकता है। तो ये इन्फिनिटी में चला जाता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कभी एंड नहीं होता। तो ये 4-5 पॉइंट लिख करके आइएगा। खैर, अब क्या होता है कि हम अपनी क्लास में ज्यादा पॉज लेते नहीं है। यदि आपके माइंड पे लगे कि प्रेशर आ रहा है, सर आपने बहुत सारी बातें बता दी, वीडियो को पॉज करो और साथ में ना एक पेन पेपर लेके लिखो। अगर आप मेरी बातों को सिर्फ सुन रहे हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, बहुत जल्दी आप थक जाओगे। मैं भी लिखना शुरू कर दूंगा, अगली क्लास से कोशिश करूंगा कि आपको सारी बातें लिखवाता रहूं, ठीक है। हाँ, अभी मैंने कहा चलो अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं, मैंने बहुत सारी थ्योरी की बातें बतानी है, फिर प्रैक्टिकल पे जाना है, क्योंकि सीधा प्रैक्टिकल पे चले जाएंगे तो आप लोग किसी टीचर के पास बैठ गए, किसी से दोस्त से बात करने लगे, तो वो उसका टीचर उसको हिप्नोटाइज करता है। वो कहता है यार अपने दोस्तों से पूछना, तुम्हारे दोस्त कॉस्टिंग पढ़ रहे होंगे, उन्हें अभी तक इन टर्म का मतलब भी उनके टीचर ने बताया नहीं, और वो आगे भी कभी उनको बताएगा नहीं। तो आप में कभी ये भावना ना जागृत हो जाए कि क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूं और मैं आपको कभी ऐसी चीजें नहीं सिखा रहा कि अपने दोस्तों को जाके डिस्टर्ब करो, लेकिन फिजिकल कोचिंग वाले टीचर कई लोग अपनी बढ़ाई करने के लिए अपने टीचर अपने स्टूडेंट के माइंड को हिप्नोटाइज करते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ी थ्योरी जान लो ताकि आप उन्हें कह सको हाँ हमने पढ़ा हुआ है, बुक में है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। भाई आप कॉस्ट अकाउंटिंग जो पढ़ रहे हो उसका दायरा क्या है, स्कोप क्या है? तो एक तो हम इसमें कॉस्ट को एसरटेन करते हैं, है ना, ये आपने पढ़ लिया। दूसरा, इसमें हम कॉस्ट की अकाउंटिंग करते हैं, इसमें हम कॉस्ट की एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट का कंपैरिजन करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एक बहुत सिंपल सी चीज है कि मैं आपके पढ़ने के लिए छोड़ सकता हूं कि डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है वो कॉस्ट कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। क्योंकि आप जानते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में, तो इसके पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग के जो चीजें हैं वो मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें और समझ में आएगी। जो नहीं समझ में आएगी उसके लिए पेशेंस रखेंगे, वो धीरे धीरे आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, फिर सर यूजर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कौन कौन से लोग इंटरेस्टेड हैं? जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप पढ़ते थे, तो ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पार्ट है। ये इसके यूजर्स हैं जो कि इंटरनल एक्सटर्नल होते हैं,
और ये उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा, इसमें टेक्निकल पार्ट नहीं है। एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये भी जनरल बातें हैं। और इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, ये भी मैंने जाते जाते आपको समझाया था कि अगर आप अपनी संस्था में कोई कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो पहले तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव समझना चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम लगा रहे हैं, आप कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, ठीक है, हायरार्की कैसी है, प्रोडक्ट कैसा है, इस बारे में आप जानेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसी है, ये भी आपको पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मैं बता दूं कि बेटे ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और क्योंकि ये जनरल है तो मैं आपकी रीडिंग के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं टेक्निकल पार्ट समझाऊंगा और जनरल पार्ट आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा। अगर आपको समझने में दिक्कत आएगी तो घबराना मत, आप मेरे को कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि सर हाँ हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं इसकी वीडियो बना के अलग से यूट्यूब पर अपलोड भी कर दूंगा। हाँ जी। अब आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑब्जेक्ट। देखो एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे को कॉस्टिंग आती है, पर वो डिफरेंशिएट करना चाहता है कि कौन सा बच्चा ज्यादा सीरियस था, किसने ज्यादा पढ़ाई की, उसको ड्यूटी बनती है कि उस बच्चे को वो एक्स्ट्रा मार्क्स दे। इसलिए एग्जामिनर कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को टच करता है जिससे वो साबित कर सके कि हाँ इस बच्चे ने एक्स्ट्रा मेहनत की है। अब एक टर्म आएगी कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके लिए आप अपनी कॉस्ट को निकालना चाहते हैं। तो आप अपनी कॉस्ट जिस भी पर्पस के लिए निकालना चाहते हैं, ठीक है, उसे हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो हो सकता है आप कहें कि सर मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहा हूं, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोडक्ट, है ना। तो जैसे कि आप मान लीजिए स्मार्टफोन बनाते हैं, तो स्मार्टफोन आप कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो ये आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सर मैं तो कंप्यूटर के लिए कॉस्ट निकाल रहा हूं, कार के लिए कॉस्ट निकाल रहा हूं, बुक के लिए कॉस्ट निकाल रहा हूं, तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो प्रोडक्ट है। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। सर मैं तो सर्विस के लिए कॉस्ट निकालना चाहता हूं, मैं एक प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रहा हूं उसके लिए कॉस्ट निकालना चाहता हूं। सर मैं एक एक्टिविटी करता हूं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी कॉस्ट निकालना चाहता हूं। मेरे प्रोडक्शन में एक प्रोसेस चल रही है, उसकी कॉस्ट निकालना चाहता हूं। मैं अपने डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट निकालना चाहता हूं। तो ओवरहेड चैप्टर में आप इसको पढ़ेंगे। ये प्रोसेस कॉस्टिंग मैंने आपको बताया था, वन ऑफ द वेरी लेंदी और टिपिकल चैप्टर होता है। आप अपनी एक्टिविटी की कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो आपके पास में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी इसके बारे में आती है। और इस एक्टिविटी को हम ना कॉस्ट ड्राइवर भी बोलते हैं। जब आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो वहां पर एक थ्योरेटिकल टर्म आती है कॉस्ट ड्राइवर, कि आपकी कॉस्ट को कौन सी एक्टिविटी ड्राइव कर रही है। बस छोटी सी बातें होती है, वहां लिखेंगे, 2-4 लाइनें ही लिखनी है, फुल मार्क्स मिलते हैं। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक कॉमन टर्म है। कॉस्ट यूनिट, जब आप कॉस्ट निकालेंगे तो उसको किस यूनिट में आप एक्सप्रेस करेंगे, ये देखा ना, किस में आप उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो क्योंकि आप टेक्निकल सब्जेक्ट है, पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको बताता हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहती थी हम सारी बातें ना रुपीज में करेंगे, प्रॉफिट किस में आता है, रुपीज में आता है। लेकिन कॉस्ट जो होती है वो भी रुपीज में आती है, लेकिन उस कॉस्ट को हम बताते हैं कि ये कॉस्ट पर यूनिट है, या ये कॉस्ट पर केजी है, या ये कॉस्ट पर लीटर है। तो पर यूनिट, पर पीस, पर टन, पर केजी, पर मीटर, वो जो यूनिट है वो अलग अलग होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि पहले बच्चों को आप थोड़ा सा ये बता दो कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट यूनिट। तो जब हम कॉस्टिंग किया करेंगे तो
ये चीजें आएंगी, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताएं। अब जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में मतलब पर यूनिट चलेगा, तो यहाँ पे नंबर्स चलेंगे। सीमेंट अगर आप देखते हैं तो वो बैग्स में आती है। कभी भी आपने काम करवाना होगा तो सीमेंट मंगवानी होगी तो वो पूछेगा दुकानदार कितने बैग सीमेंट भेजूं, तो सीमेंट्स को हम पर बैग में रिटेल में बेचते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े होलसेलर वगैरह होते हैं वो ट्रक से माल मंगवाते हैं, तो ट्रक्स में वो कई बार पर बैग भी लिखते हैं, कई बार पर टन भी कैलकुलेट करते हैं। आप कोई केमिकल बना रहे हैं तो केमिकल लीटर के हिसाब से आ रहा होता है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो लीटर के हिसाब से आ रहा है, अगर वो पाउडर फॉर्म में है तो केजी के हिसाब से आ रहा होता है। तो जो हमारा केजी होता है वो पर बैग में भी आ सकता है, पर टन में भी आ सकता है, गैलन में भी आ सकता है। तो जैसे भी आप जिस लेवल की भी आप ऑपरेशन निकालेंगे उसके अकॉर्डिंगली उसका यूनिट लेंगे। पावर की बात करें तो ये किलोवाट आवर्स में चलेगा। स्टील की बात करें, वजनदार आइटम है तो टनों में चलेगी। छोटा रिटेलर होगा तो केजी में बात करेगा। ब्रीविंग करेंगे तो ब्रीविंग बैरल्स में हो रही होती है। अब मैं आपसे चर्चा नहीं कर सकता, आप कहेंगे कैसी बात करते हो, बता दो। खाली समय में मन हो रहा था तो मैं देख रहा था कि विस्की क्या है, सिंगल मॉल्ट है, ब्लेंडेड है। तो वो बता रहे थे ये सिंगल मॉल्ट है, ये ब्लेंडेड है, ये सिंगल बैरल है, ये डबल बैरल है। छोड़ो सर छोड़ो। अच्छा, आप घर बनवाते हैं तो घर में ईंट लगती है, ब्रिक्स लगती है, तो ब्रिक्स में वो पर 1000 ब्रिक्स के हिसाब से मंगवाते हैं जो होलसेलर होते हैं। रिटेलर तो नंबर ऑफ पीस के हिसाब से मंगवाते हैं। कोल माइनिंग, कोल माइनिंग याद है, मूवी आई थी कोल माइनिंग के ऊपर। खैर, तो कोल माइनिंग भी वजन के हिसाब से ही चलती है, तो वो भी टन के हिसाब से चल रही है। इलेक्ट्रिसिटी तो दोबारा आ गया, पावर या इलेक्ट्रिसिटी एक ही बात हो गई, तो वो किलोवाट आवर्स में आ रही है। इंजीनियरिंग का अगर आपने कोई ठेका दिया है तो वो पर कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब चलता है। ट्रांसपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स में ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग है, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें सर्विस कॉस्टिंग में लिखा हुआ था सिलेबस में ओनली ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। आप चाहो तो मेरे पास सिलेबस है, मैं दिखा सकता हूं। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम पढ़ते हैं कि टैक्सी, ऑटो, ट्रक, बस। तो बस में होते हैं पैसेंजर, टैक्सी में होते हैं पैसेंजर। तो बस वाला निकालता है पैसेंजर किलोमीटर, ट्रक वाला निकालता है टन किलोमीटर। तो यहां पर ना कॉम्प्लेक्स दो तरह के यूनिट आ जाते हैं, टन किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर। और जहां पर भी दो आ जाते हैं वहां बच्चा थोड़ा घबराने लगता है, कहता है कि सर ये तो कॉम्प्लेक्स बात हो गई। खैर घबराना नहीं। गैस होता है तो गैस को वो दबाव के साथ, क्योंकि गैस जो होती है वो हवा की तरह होती है ना, उसको दबा के रखते हैं, तो वो क्यूबिक फीट के हिसाब से होती है। एजुकेशन, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो पर स्टूडेंट, पर सब्जेक्ट, पर कोर्स ऐसे फीस चार्ज करते हैं। हाँ सर इस पे जरा चर्चा करो, मैं नहीं करूंगा। ऑयल है तो ये केमिकल है, बैरल, टन, लीटर। होटल वाले पर रूम के हिसाब से चार्जेस लेते हैं, हॉस्पिटल वाले पर पेशेंट के हिसाब से चार्ज लेते हैं। तो ये यूनिट्स हैं। ओके, तो कॉस्टिंग में अलग अलग चीज़ों की कॉस्टिंग निकाली जाती है, गुड्स की भी निकाली जाती है, सर्विस की भी निकाली जाती है। तो उसके यूनिट्स क्या होते हैं ये उन्होंने आपको बताया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपसे पूछी जाएगी, कॉस्ट ड्राइवर। ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जिसको कॉस्ट ड्राइवर नहीं पता क्या वो कॉस्टिंग नहीं कर सकता, वो कॉस्टिंग कर लेगा। पर एग्जामिनर ने डिसाइड करना है कि कौन सा बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो इसलिए वो ऐसे एरियाज को टच करता है, पूछेगा कॉस्ट ड्राइवर। बहुत सारे लोग सर खुजाएंगे, मैंने अभी ऊपर बताया था एबीसी कॉस्टिंग में यूज होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। याद रखना, जैसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग याद है तो एक्टिविटी वर्ड को पकड़ लेना कि कॉस्ट ड्राइवर मतलब वो एक्टिविटी जिसकी आप कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहता है कॉस्ट को ना पर एक्टिविटी में डिवाइड कर दो। अब वो कहते हैं, हम इसे कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। तो कॉस्ट ड्राइवर क्या है, वो एक्टिविटी। तो कॉस्ट ड्राइवर क्या है, ये वो एक्टिविटी है जिसकी वजह से कॉस्ट इंकर होगी और जिसके हिसाब से हम
कॉस्ट को निकालेंगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में और गहराई में समझाऊंगा। अभी कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द कॉस्ट ड्राइवर, तो आप कहना इट इज एन एक्टिविटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट इंकरेंस। वो सर खुजलाएगा, कह रहेगा यार इसने क्या बोल दिया। बोला सर यही है, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आपकी क्या लेवल ऑफ एक्टिविटी है, ठीक है, वो आपकी कॉस्ट ड्राइवर बनती है। अच्छा मैं आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। लेट अस सपोज मेरे पास एक परचेज डिपार्टमेंट है। मेरा काम है, मैं परचेज करता हूं, रॉ मटेरियल परचेज करता हूं, और हमारी फैक्ट्री में 10 तरह के रॉ मटेरियल आते हैं। तो परचेज डिपार्टमेंट की एक्टिविटी है परचेज करना। इसके लिए वो क्या करते हैं, जब भी परचेज करते हैं तो वो परचेज के ऑर्डर देते हैं। ठीक है, मेरा बिजनेस भी है, मुझे टीचिंग से कमाई कम होती है। कई लोगों को लगता है टीचिंग है सर ऑनलाइन चले जाते हैं, यूट्यूब से बहुत पैसा आ जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोर्स बाय करते हैं तभी पैसा आता है, तभी हम थोड़ी बहुत क्वालिटी दे पाते हैं। तो मुझे पता है कि फ्यूचर में यूट्यूब हमें बिगाड़ देगा, वो कमाने नहीं देगा, इसलिए मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो मेरी सर्विसेज अब आपको थोड़े ही समय तक हो सकता है मिलेंगी, उसके बाद मैं भी बिजनेस में चला जाऊंगा। तो बिजनेस में मेरे क्लाइंट्स मुझे परचेज ऑर्डर देते हैं, मैं जिनसे परचेज करता हूं मैं उन्हें परचेज ऑर्डर देता हूं। तो परचेज डिपार्टमेंट में मान लो पूरे साल में 20,000 रुपए का मान लीजिए खर्चा हुआ। और अगर मुझे ये जानना है कि मेरी एक परचेज ऑर्डर में क्या कॉस्ट होती है, तो मैं इसे नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर से डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने अपनी कॉस्ट को किस में डिवाइड किया, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर से। तो परचेज डिपार्टमेंट की ये एक एक्टिविटी है, और इसे हम टेक्निकल टर्म्स में क्या कह रहे हैं, कॉस्ट ड्राइवर। अच्छा, अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए अगर आप कभी प्रिंटिंग जॉब में जाएंगे तो आपको पता चलेगा उन्हें प्रिंटिंग करने से पहले सेटअप लगाना पड़ता है। तो प्रिंटिंग वाले जब प्रोडक्शन करते हैं, उनकी एक्टिविटी होती है वो पहले एक सेटअप लगाते हैं, उसका धड़ाधड़ 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 प्रिंट निकलते जाते हैं, फिर नया जॉब आता है, फिर नया सेटअप निकालते हैं। तो उनके मान लीजिए हमारे 5 लाख रुपए की सेटअप की कॉस्ट आई साल भर में। तो कितने आपने सेटअप्स लगाए थे, वो कहते हैं जी हमने करीब 400 सेटअप लगाए थे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो वो नंबर ऑफ सेटअप की कॉस्ट निकाल देंगे। ठीक है, इसी तरह से जो लोग स्टोर्स में माल रखते हैं वो नंबर ऑफ स्टोर्स रिक्वेस्ट कितनी फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंगली चलता है। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि सर ये चीजें बहुत टेक्निकल हैं। तो नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ये बातें नई नई हैं, पर अपने मन को ना विचलित मत करना, क्योंकि फिर यही बातें रिपीट होती जाएंगी। फिर आप यूज्ड टू हो जाओगे, 6 महीने बाद, साल बाद आप कहोगे गगन सर हम तो आपसे भी अच्छी कॉस्टिंग पढ़ा सकते हैं, आपको तो पढ़ानी नहीं आती, आपको तो गप मारना नहीं आता, बच्चों से बात करनी नहीं आती। तो मैं कहूँगा अच्छा जी पढ़ा लो, कोई बात नहीं। तो ये सारे कॉस्ट ड्राइवर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ड्राइवर वो एक्टिविटी होती है जो एक डिपार्टमेंट कर रहा होता है। ठीक है सर। अब कॉस्ट अकाउंटिंग की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला तो इसमें खर्चा लगेगा, फिर उसके बाद आपके पास क्योंकि 2 बुक्स हो जाएंगी अकाउंट्स और कॉस्टिंग की, तो आप उनको रिकंसाइल करोगे। आपका कुछ काम लगेगा या डुप्लीकेशन हो रही है, ये खर्चे मैंने अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड किए थे, मैंने कॉस्टिंग में भी रिकॉर्ड किए। तो इसलिए इसको कुछ हद तक दूर करने के लिए एक इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम होता है। चलिए जी, सॉरी। अब मैं आपके साथ बात करता हूं प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहां से अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां से जो जो आप मेरे साथ पढ़ोगे वो आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट, प्रैक्टिकल कंसेप्ट सबको मजबूत करेगा। तो यहां से हमारी एक्चुअली वो बात स्टार्ट होती है जिसमें अब आपको इन्वॉल्व होना है, और अब मेरे साथ पेन पकड़ के लिखना है। ठीक है, आप यदि कोई भी काम करना चाहते हैं तो उस काम को करने के नजरिए से देखना होगा। मान लीजिए मैं आपसे कोई चीज पूछता हूं कि इंसान कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे सर इंसान कितने प्रकार के होते हैं। इंसान हो सकते हैं, आप कहो मेल फीमेल है, अच्छा जी,
तो आपने सेक्स के अकॉर्डिंगली उनकी क्लासिफिकेशन कर दी। सर कुछ लोग तो ना बहुत प्यारे होते हैं, जिनसे मिलो मन खुश हो जाता है, कुछ लोग गुस्सैल होते हैं, तो आपने उनके जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर दी। सर कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग अनपढ़ होते हैं, तो आपने एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई कर दिया। सर कोई लोग तो बच्चे हैं, कोई बड़े हैं, कोई बूढ़े हैं, तो आपने एज के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया। सर वो तो बड़ा टैलेंटेड आदमी है और वो तो सर उसका कोई टैलेंट ही नहीं है, तो आपने उसकी स्किल के अकॉर्डिंगली उसको क्लासिफाई कर दिया। तो ऑब्जेक्टिव जो मैं बताना चाहता हूं वो ये कि अगर कोई मुझसे पूछे सर ये बताओ कॉस्ट कितने तरीके की होती हैं, तो मैं कहूंगा भाई जैसा आपका पर्पस है उस पर्पस के अकॉर्डिंगली हम बार बार कॉस्ट को क्लासिफाई करेंगे। कल को आप ये ना कह दो कि सर ये तो बड़ी कंफ्यूजिंग बात है, कभी आपका मन आता है तो आप कॉस्ट को ऐसे क्लासिफाई करते हो, कभी आप कहते हो ऐसे करता हूं। ऑब्वियस सी बात है भाई, आप किसी एयरपोर्ट पे चेकिंग करेंगे तो क्या देखेंगे कि ये व्यक्ति हमारी कंट्री का या ये फॉरेनर है, तो वहां पर देखने का नजरिया बदलता है। तो हम जब कॉस्टिंग में कोई काम करने जाएंगे तो उसके नजरिए के अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन किया करेंगे। इसलिए हमारे पास कॉस्ट को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। ओके, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम उसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका है कॉस्ट को क्लासिफाई करने का वो होता है एलिमेंट्स वाइज। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कई सारे तरीके हो सकते हैं कॉस्ट को क्लासिफाई करने के, तो कंफ्यूज मत होना कि सर कभी ऐसे और कभी वैसे। अगर कोई आपसे पूछे कि कॉस्ट को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं तो आप पूछना किस ऑब्जेक्टिव से पूछ रहे हो। हम एलिमेंट वाइज इसको अलग क्लासिफाई करते हैं, हम इसको फंक्शन वाइज अलग क्लासिफाई करते हैं, हम इसको ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से अलग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, आएगा, घबराना नहीं। देखो तो मैंने यहां पर 6 तरीके तो लिख दिए कि आप उन्हें उनके नेचर से या उनके एलिमेंट से क्लासिफाई कर सकते हो। ये मैंने सबसे पहली चीज आपके सामने लिखी है। अब देखो एलिमेंट वाइज जब मैं इसे क्लासिफाई करता हूं तो मैं इसे 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करता हूं। कई लोग 4 पार्ट्स में भी कर देते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल तरीका कहते हैं 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करो। पहला पार्ट कहलाएगा मटेरियल, दूसरा पार्ट कहलाएगा लेबर और तीसरा पार्ट कहलाएगा एक्सपेंसेस। यानी कोई भी कॉस्ट को अगर आप स्टडी करना है तो उसके 3 आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। या तो उस प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस को देने में कोई ना कोई मटेरियल का खर्चा लगा होगा, कोई ना कोई लेबर का खर्चा लगा होगा, या कोई ना कोई खर्चे अलग से खर्चे लगे होंगे। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर मटेरियल क्या है, तो मटेरियल का मतलब है जो उसमें फिजिकल इनपुट लगा, दैट इज कॉल्ड मटेरियल। अब क्योंकि आप इंजीनियरिंग नहीं कर रहे तो आपको नहीं पता कि इस प्रोडक्ट को बनाने में क्या लगता है, इसलिए आपको कभी ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको सीधा एग्जाम में लिखा होगा मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल, मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वो लिख के दे देंगे, क्योंकि आप इंजीनियर थोड़ी ना हो, आपको थोड़ी ना पता है प्रोडक्ट किससे बनता है। अब जैसे कि अब मैं क्या बताऊं, मेरे आमने सामने कई सारी चीजें पड़ी हुई हैं, तो कौन सी दिखाऊं? ये दिखाता हूं। ये क्या है? कैलकुलेटर है। अब कैलकुलेटर किस मटेरियल से बना है? आप कहोगे सर ये तो प्लास्टिक का है। प्लास्टिक भी तो बड़े तरीके का होता है। अब आप कहोगे सर हम इंजीनियर थोड़ी ना है। तो इसलिए क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा कैलकुलेटर की कॉस्ट निकालो, तो वो बता देगा मेरा रॉ मटेरियल है ये। सर ये आपने टी शर्ट पहनी हुई है, तो टी शर्ट एक गारमेंट की टाइप है, उसको बनाने में जो मटेरियल लगता है वो क्या है? कपड़ा है।
कॉटन का कपड़ा हो सकता है, वुलन हो सकता है, सिल्क हो सकता है, नायलॉन हो सकता है, अच्छा लिनन हो सकता है, बहुत तरह के होते हैं। तो फिजिकल मटेरियल जो लगता है उसको हम मटेरियल बोलते हैं। अब सर बाजार से कपड़ा खरीद के लाएंगे लेकिन शर्ट कौन बनाएगा? तो वो एक स्किल का काम है, तो वो काम टेलर करते हैं। फर्नीचर बनाने जाएंगे तो लकड़ी खरीद लाएंगे लेकिन कारपेंटर चाहिए जो उसको बनाएगा। कई बार आप आयरन का सामान लाएंगे तो फैब्रिकेटर चाहिए, है ना। बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको वो मेसन चाहिए, मिस्त्री चाहिए। तो इस तरीके से कोई भी जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं, फैक्ट्री में अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो मटेरियल लेके आते हैं, साथ में हमें प्रोडक्शन करने के लिए लेबर चाहिए होती है। तो लेबर का मतलब जो ह्यूमन एफर्ट्स आपके उसमें लगे हैं प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस को देने में, उसको हम लेबर बोलते हैं। और तीसरा आता है अदर देन मटेरियल एंड लेबर, जो भी बाकी अदर आइटम्स बच गई वो कहलाएंगी हमारे पास एक्सपेंस। ठीक है। तो जब हम कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं, हमारा यूनिट 1 इंट्रोडक्शन होता है, तो हमारा यूनिट 2 होता है मटेरियल और लेबर। और ये मटेरियल और लेबर इतने इंपॉर्टेंट हैं, दोनों एक एक चैप्टर हैं, इसको यूनिट 1 में रखा गया है। एक्सपेंसेस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है सर। तो हमने एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन कर दी। सर आपने कहा था कई लोग 3 पार्ट रखते हैं, कई लोग 4th पार्ट रखते हैं, तो 4th पार्ट क्या है वो भी बताऊंगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। अब मटेरियल लेबर एक्सपेंस से मेरा पर्पस अचीव नहीं हो रहा, तो मैंने कहा कि मैं अपने इस मटेरियल को, इस लेबर को, इस एक्सपेंस को 2 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। पहला, जो मेरा मटेरियल प्रोडक्ट में कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड हो रहा है उसे मैं कहूंगा डायरेक्ट मटेरियल। और जो मेरा प्रोडक्ट इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा उसे मैं कहूंगा इनडायरेक्ट मटेरियल। यानी मैं इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ब्रेक कर दूंगा। डायरेक्ट वो होगा जो मेरा प्रोडक्ट में इजीली एंड कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई हो गया। इस पे भी आपको ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना। सुनिए मेरी बात, आप फर्नीचर बनवाने गए तो फर्नीचर बनाने में लकड़ी लगी है, ये आपको पता है, आइडेंटिफाई हो रहा है। लेकिन सर उसके अंदर पता नहीं कौन सा फेविकॉल लगा है, कौन सा गम लगाया है, मुझे पता ही नहीं चल रहा, तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, वो इनडायरेक्ट है। अच्छा, आप गए एक पनीर की डिश खाने के लिए, आपने कहा हाँ सर इसमें पनीर है, टमाटर की ग्रेवी है, सर बाकी पता नहीं इसके अंदर क्या डला हुआ है, वो मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, है ना। तो जो प्रोडक्ट के अंदर इजीली और कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई हो सकता हो उस पर कॉस्टिंग करने के एफर्ट्स कम लगते हैं, तो हमारी कॉस्टिंग कहती है गगन उसको एक किनारे पे रख दो, डायरेक्ट मटेरियल। वो चीजें जो इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही उन्हें कह दो इनडायरेक्ट मटेरियल। अब क्योंकि आपने ज्यादा इंडस्ट्री देखी नहीं है इसलिए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप एक शॉप पर गए, आजकल आप देखते हैं सेहत की किसी को चिंता ही नहीं है। एक दुकानदार बड़ी सी कढ़ाई लेके तेल लेके उसमें तली हुई चीजें बना रहा है और इतना कमा रहा है, कहने की बात नहीं है। तो खैर अच्छी बात है, टेस्टी लगता है तला हुआ खाना, खाइए, किसने मना किया। सर वो सुबह उसमें पूड़ी तल देता है, दोपहर आते आते वो उसके अंदर समोसे तलने बैठ जाता है, समोसे तल के निकालता है तो वो उसके अंदर फिर मठियां तलने बैठ जाता है, शाम तक तलता ही रहता है, माल बिकता ही रहता है, बिकता ही रहता है, बिकता ही रहता है। तो उसने पूड़ी बनाई, अब पूड़ी उसने मैदे की बनाई, उसकी मर्जी, बेडमी पूड़ी बनाई, आटे की बनाई, उसकी मर्जी, बना दिया। समोसा बनाया, मैदा था, समोसे के मैदे के अंदर उसने आलू लगाए, आलू को फ्राई किया,
बढ़िया सा उसका क्रिस्प, टेस्टी सा क्रिस्प बनाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। समोसे के ऊपर वाला वो जो क्रिस्प पार्ट होता है, सर वो खा लिया। मट्ठी बनाई, चाय के साथ आनंद आता है सर, नमकीन मट्ठी है, पी की मट्ठी है, बहुत सारे आइटम उसने बनाई। अब जब बन गई तो वो तेल ने बहुत सारे लोगों का काम किया। अब मैं कह रहा हूं यार, भटूरे में कितना तेल लगा, पूड़ी में कितना तेल लगा। वो कह रहे यार गगन, इतना दिमाग लगाएगा तो तू जितना टाइम वेस्ट करेगा, जितनी कॉस्टिंग लगाएगा उसके अंदर, तेरे को फायदा नहीं होने वाला। मैंने कहा नहीं यार, लेकिन तेल भी तो मेरे प्रोडक्ट में इस्तेमाल हुआ, भटूरे की लागत में तेल लगा है, मुझे उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो वो कह रहे गगन, ऐसी चीजें जो कि इनसिग्निफिकेंट होती हैं, कॉमन होती हैं, उन सबको ना इकट्ठा करके, उन सबको इकट्ठा करके उनको एक अलग टेक्निक से हम लोग कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। मैंने कहा अच्छा कोई सरल एग्जांपल दे करके बताओ। उसने कहा गगन देखो, एक मेरी बात समझो, आपने शर्ट बनाई, शर्ट हो सकता है आप कॉटन की बनाए, हो सकता है सिल्क की बनाए, हो सकता है लिनन की बनाए। तो आपने जिस कपड़े की बनाई वो इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है, ये कॉटन की शर्ट है, ये सिल्क की है, ये लिनन की है। आपकी शर्ट में 2 मीटर कपड़ा लगेगा, और कॉटन का कपड़ा मान लो 150 रुपए का आ रहा है, लिनन का मान लो 250 रुपए का आ रहा है, सिल्क का मान लो 300 रुपए का आ रहा है। तो वो कह रहे गगन इजिली, कितना इजीली है पता लगाना, 2 मीटर कपड़ा लगा है तो इसकी कॉस्टिंग करना कितना आसान है। कॉटन की शर्ट है तो कपड़े की लागत होगी 150 × 2, 300 रुपए का। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब ये आप वो कह रहे हैं कि सर मैंने ये जो शर्ट बनाई ना, ये मैंने एक फैक्ट्री में बनाई जो मेरी किराए की है, तो शर्ट बनाने में किराया भी तो लगा। अब वो किराया कितना लगा पता नहीं सर, कितना लगा। तो कुछ खर्चे होंगे जो आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी कि वो कितने लगे। अब आप कहोगे सर मैं शर्ट लगाता हूं, शर्ट में बटन लगाता हूं, तो बटन भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं, कॉस्टली आइटम होते हैं, पता लग जाता है। लेकिन सर धागे का मेरे को हिसाब किताब पता नहीं लगता। तो धागा एक मटेरियल है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है कि एक शर्ट बनाने में कितना लग गया। तो मैं कह रहा हूं दिमाग मत लगा, एक काम कर, धागा कौन सी बहुत महंगी चीज है, सोने का तार थोड़ी ना है, इसको इनडायरेक्ट कैटेगरी में डाल दो। यानी इनडायरेक्ट कैटेगरी में हम सब खर्चों को ना इकट्ठा करके एक ही बार, एक ही प्रोसेस में लगा देते हैं, कॉस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। अब सर लेबर की बात करो। अब लेबर, जैसे मैंने शर्ट का एग्जांपल लिया, तो लेबर एक मेरा टेलर है। तो मैंने क्या किया, मैंने टेलर से बोला भाई साहब मैं आपको एक शर्ट को स्टिच करने के 50 रुपए दूंगा। तो बड़ा इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है कि मेरी कितनी लेबर खर्च होती है, ये बन जाएगी मेरी डायरेक्ट लेबर, क्योंकि ये इजीली एंड कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड है। ओके। लेकिन मेरे पास एक लेबर आती है, उसका काम ये होता है कि वो साथ साथ ना सफाई करती है, क्लीनिंग का काम करती है लेबर, कि भाई कपड़ा इधर उधर गिरा होता है, समेट लिया, इधर रख दिया उधर रख दिया, तो उसकी भी कॉस्ट तो लगी मेरी। लेकिन वो एक शर्ट को बनाने में कितनी लगी। अब इसके लिए मैं अगर गणित लगाने बैठूं, हिसाब लगाने बैठूं, तो जितना मुझे फायदे नहीं होना उससे नुकसान हो जाएगा। तो वो कह रहे गगन छोड़ो, जो चीजें इजीली आइडेंटिफाई ना हो ना, उसे इनडायरेक्ट कैटेगरी में डाल दो। अब एक्सपेंस की बात करते हैं। अब एक्सपेंस में उसने मुझे बोला गगन तुझे इस डिजाइन की शर्ट बनानी है, और उस डिजाइन को बनाने के लिए मुझे किसी को 10 रुपए देने पड़ते हैं, तो वो मेरी डायरेक्ट हो गई। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैंने एक फैक्ट्री किराए पे ले रखी है जहां पर मैं शर्ट बनाता हूं, तो उस फैक्ट्री का जो किराया है, वो एक शर्ट को बनाने में कितना खर्च होता है ये आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट काम है, तो इसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट हैं उनकी कॉस्टिंग आसान होती है, इसलिए उनकी टेक्निक अलग होती है। जो इनडायरेक्ट होती है उसके अगर तुम कॉस्ट निकालने बैठोगे तो पागल हो जाओगे। इसलिए वो कह रहे पागल मत बनो, इन सबको क्लब करो। यानी डायरेक्ट मटेरियल को छोड़ दो, इनडायरेक्ट मटेरियल को पकड़ लो, इनडायरेक्ट लेबर को पकड़ लो, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को पकड़ लो। ठीक, इन 3 चीजों को पकड़ लो। और एक काम करो,
ये जो डायरेक्ट मटेरियल है, ये जो डायरेक्ट लेबर है, और ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तीनों डायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये जो तीनों आपके डायरेक्ट खर्चे हैं, इन्हें हम नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। और ये जो तीनों मेरे इनडायरेक्ट खर्चे हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को हम बोलते हैं ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। तो जो जो लोग बुक्स कहती हैं एलिमेंट वाइज 3 एलिमेंट होते हैं, तो वो ये बताती हैं गगन एक एलिमेंट हो गया डायरेक्ट मटेरियल, एक एलिमेंट हो गया डायरेक्ट लेबर, एक एलिमेंट हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस और एक एलिमेंट हो गया ओवरहेड्स। वो इस तरीके से 4 पार्ट में भी ब्रेक करती हैं। लेकिन ट्रेडिशनल जो तरीका है वो ये कहता है गगन एलिमेंट में मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस को लो, फिर उन्हें ट्रेसेबिलिटी करते हुए आइडेंटिफाई करो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट वो जो आपको प्रोडक्ट में कॉस्टिंग निकालने में इजीली आइडेंटिफाई हो जाता हो, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। जो इजीली आइडेंटिफाई नहीं होते उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट। हमें ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना, जब जो हमें कॉस्टिंग करवाने आता है हम उससे पूछ लेते हैं इंजीनियर साहब आप खुद बता दो, वो बता देते हैं। तो पहले मैंने एलिमेंट वाइज ब्रेकअप किया, फिर मैंने ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लासिफाई किया। क्यों किया, इसके पीछे रीजन है, पूरी कॉस्टिंग में आपको इसी के पीछे समझाऊंगा। मैंने मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस को अलग किया, ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अलग किया, सारे डायरेक्ट को मिला के प्राइम कॉस्ट में ले गया और सारे इनडायरेक्ट को बुला करके ओवरहेड्स में ले गया। ठीक है। मटेरियल था तो मैंने इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ब्रेकअप कर दिया। लेबर था तो मैंने इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ब्रेकअप कर दिया। एक्सपेंसेस थे, मैंने इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ब्रेकअप कर दिया। ये जो तीनों मेरी डायरेक्ट एलिमेंट्स की कॉस्ट थी, इसका नाम मैंने रख दिया प्राइम कॉस्ट। ये जो मेरी सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट थी, इसका नाम मैंने रख दिया ओवरहेड्स। तो ये मैंने ब्रेकअप किया एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली, और ये मैंने ब्रेकअप किया इनकी ट्रेसेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। मेरा पर्पस अभी भी पूरा नहीं हुआ। अब ये जो मेरे ओवरहेड्स हैं, इन ओवरहेड्स को मैं फर्दर ब्रेकअप करूंगा कि इनमें से फैक्ट्री के कितने थे, इनमें से ऑफिस के कितने थे, और इसमें से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कितने थे। सुनते जाना, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना कि सर पहले तो आपने मटेरियल लेबर किया, फिर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर दिया, फिर प्राइम कर दिया, फिर आपने ओवरहेड कर दिया। सिंपल सी बातें हैं, इतने में मत घबरा जाना। अब क्या होता है, चलो छोड़ो, बाद में देखेंगे, क्योंकि पहली क्लास में बहुत सारी बातें बतानी पड़ती हैं, नहीं होती हैं, इसलिए मैंने कहा। अच्छा, खैर, तो ये जो मेरी प्राइम कॉस्ट थी, इसमें मेरी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डायरेक्ट कॉस्ट थी। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट लगी वो थी। ठीक है। अच्छा, आराम से, जितनी भी मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट थी, तो ये मैंने जो क्लासिफिकेशन किया, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ठीक है। 3 बातें बता दी, एलिमेंट वाइज, ट्रेसेबिलिटी वाइज और फंक्शनल वाइज। अगर ना भी याद हो तो टेंशन नहीं है, क्योंकि पूरी कॉस्टिंग में मतलब 50-60 क्लास लगेंगी, ना जाने उसमें कितनी बारी टर्म रिपीट होंगी, ना चाहते भी दिमाग में बैठ जाएंगी।
ठीक है। तो जो मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री में लगी, फैक्ट्री मतलब मेरी मैन्युफैक्चरिंग में लगी या मेरी वर्क्स में लगी। प्राइम कॉस्ट वो डायरेक्ट कॉस्ट है जो मेरी फैक्ट्री में ही लग रही है। शर्ट कहां बन रही है? फैक्ट्री में बन रही है। लेबर कहां काम कर रही है? फैक्ट्री में काम कर रही है। ठीक है, तो ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग की जुड़ी हुई डायरेक्ट कॉस्ट है और ये मेरी फैक्ट्री की कॉस्ट है। जब मैं इसको जोड़ा करूंगा, करेक्ट समझ लो, तो मेरी कॉस्ट का नाम हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ओ, मेरा क्या नाम हो जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। यही मैंने आपको सिखाना है बस। ठीक है सर। तो मेरी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट थी उनको मैंने पहले देखा, मेरी फैक्ट्री में जितनी कॉस्ट लगी उसको नाम दे दिया फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो जब फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्राइम कॉस्ट के साथ जोड़ देते तो मेरी बन जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है। अब क्या हुआ, ओल्ड टाइम में वो इसी तरीके से क्लासिफाई करते थे ओवरहेड्स को, फैक्ट्री में, ऑफिस में और सेलिंग में। अब क्या हुआ, कई बार आपको सुनने को मिलेगा यार कॉस्टिंग में ना चेंजेस आ गए हैं, कॉस्टिंग में कुछ नया आ गया। तो क्या नया आ गया? वो कह रहे गगन अब इसके अंदर हम लिखेंगे हमारा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। इसमें हम देखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। इसमें देखेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट। ये सब चीजें, ये नया पार्ट हो गया, ये पहले नहीं होता था। तो आप अगर कोई 3-4 साल पुरानी बुक्स यूज कर रहे होंगे तो वहां पे ये टर्म्स नहीं मिलेगी। अगर आप नई बुक्स देखेंगे तो ये आपको मिलेंगी। यही फर्क हुआ है कि उन्होंने कहा गगन इसको साथ में ऐड करो और इसको नाम दे दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद आप अपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, क्योंकि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऊपर आ गए, तो जो बाकी बच गए वो जनरल वाले यहां हो गए। और जो आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्ट लगेंगी वो सारी इनडायरेक्ट होंगी। ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं। इन सबको जब आप अपनी कॉस्ट में जोड़ देंगे तो वो हमारी बन जाएंगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। और यही हमारे कॉस्टिंग सब्जेक्ट का 80 to 90% मैटर है कि हम आपको यही सिखाएंगे। पूरी कॉस्टिंग में यही सिखाने वाले हैं। अच्छा, अब आप यहां पर आइए, देखिए मेरे साथ। मैंने आपको नेचर या एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन बता दी, फंक्शन वाइज बता दी और ट्रेसेबिलिटी वाइज बता दी। फंक्शन वाइज का मतलब ये था, आपको रिकॉल करवा दूं कि फैक्ट्री में कितनी खर्च हुई, ऑफिस के लिए कितनी खर्च हुई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितनी खर्च हुई। ट्रेसेबिलिटी का मतलब था डायरेक्ट थी या इनडायरेक्ट थी। जितनी भी इनडायरेक्ट थी वो ओवरहेड बन गई, जितनी भी डायरेक्ट थी वो मेरी प्राइम कॉस्ट बन गई। एलिमेंट वाइज मैंने 3 बातें की, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। ये पूरी कॉस्टिंग का क्रक्स मैंने आपको एक क्लास में बताया है, इसलिए ये थोड़ा सा भारी लग रहा हो। तो आने वाली आगे की जितनी भी 50 क्लास हम पढ़ेंगे इसी को बार बार पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, एलिमेंट वाइज क्लासीफाई किया, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। ट्रेसेबिलिटी से डिवाइड किया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जितनी भी मेरी डायरेक्ट कॉस्ट थी वो सारी मेरी प्राइम कॉस्ट बन जाएंगी। जितनी भी मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट थी, ये मेरी जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट थी, ये सब ओवरहेड बन जाएंगी। और इन ओवरहेड को पुराने जमाने के हिसाब से हम फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग 3 पार्ट में बांट दिया करते थे। मॉडर्न नए चेंजेस ये आए हैं कि इसमें रिसर्च डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, प्राइमरी पैकेजिंग और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ये नई आ गई है, हम समझाएंगे। ये सारी चीजें जब आप समझ जाएंगे तो इनको अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो वो जो स्टेटमेंट बन करके हमारे पास आती है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट इसी का एक प्रेजेंटेशन है, सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेशन है, एक फॉर्मेट है। मैंने मीनिंग लिख के बता दिया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स क्या है। ठीक है।
अच्छा, तो आज मेरे हिसाब से हमने आपको एक सिंपल सी बातें बताई हैं जो कि सुनने में नई थी, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे रुकना चाहिए। उसको रिकॉल करने के लिए मैं रुक जाता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि अब मैं कॉस्ट शीट तक आपको एक हिंट दे चुका हूँ, तो इसके बाद हम जल्दी ही प्रैक्टिकल की दुनिया में जाएंगे और वहाँ से आप नंबरों में घूमना शुरू कर देंगे। ये मेरा प्रॉमिस है कि ये जो नंबर्स होते हैं ये थोड़े मीनिंगफुल नंबर्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह सिंपल बोरिंग नहीं होते, ये मीनिंगफुल नंबर्स होंगे, तो आप इसको एंजॉय करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। जितना मैंने थ्योरी आपको बताई है आप सिर्फ इतना ही रिवाइज करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू।